गरीब शांति अपने घर में बैठी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। शांति का घर काफी छोटा था। भगवान जी, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर अब तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। नीलेश जी भी संतान न होने से कितने परेशान हो चुके हैं। तभी घर में शांति का पति नीलेश आता है। शांति, आज मुझे ना एक बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक लाल पहाड़ी है, जहाँ पर पीले रंग का एक पेड़ है। उस पेड़ पर जो फल लगे हुए हैं, उसे खाने से इंसान को जल्द ही संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। अगर ऐसा है तो हमें फौरन उस पहाड़ी पर जाकर वहाँ से वो फल लेकर आना होगा। हाँ शांति, सालों से हम संतान के लिए तड़पे जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें ये एक रास्ता नजर आया है। बस भगवान जी की कृपा से इस उपाय को करने के बाद हमें संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी, संतान पाने के लिए हमने कितने इलाज किए, कितने तरीके अपनाए, पर हमें अब तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। शांति और नीलेश घर के बाहर आते हैं। नीलेश अपने हाथों से मिट्टी की चीजें बनाकर उन्हें गांव में बेचता था। शांति, हमारे मटके और बर्तन तो बाहर ही पड़े हैं। अरे, अगर किसी ने उन्हें चुरा लिया तो? आप चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस वाली दामिनी भाभी को कह देती हूँ, वो नजर रखेंगे। तभी शांति पड़ोस वाली दामिनी को बोलकर अपने पति के साथ लाल पहाड़ी पर आती है। मैं तो थक गई, अब कहाँ ढूंढे पीले रंग के पेड़ को। शाम का समय था। दोनों इस इलाके में घूमने लगते हैं। काफी घूमने के बाद उन्हें एक पीले रंग का पेड़ मिल जाता है, जिस पर पीले रंग के अजीब से कई सारे फल लगे हुए थे। अरे ए शांति, ये वही पेड़ है जिसके बारे में हमें वो ज्ञानी बाबा ने बताया था। देखो, पीले रंग का है। तभी दोनों उस पेड़ के पास आते हैं और उस पेड़ से कई सारे फल तोड़ लेते हैं। अब तो पक्का हमें भी संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। हाँ शांति, अब चलें, अंधेरा होने से पहले हमें घर भी पहुंचना है। चलो। तभी दोनों वो फल लेकर अपने घर लौट आते हैं और तभी शांति एक फल खा लेती है। हाँ, भगवान जी जो हमें जैसा कहता है हम वैसा करते हैं। हमें अपने संघर्ष में सफलता मिल जाए भगवान जी, बस यही प्रार्थना आपसे करते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे, पर अब तक उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। करीब 3 महीने का लंबा अरसा बीत गया। एक दिन दोपहर में शांति और नीलेश घर के आंगन में बैठे हुए थे। नीलेश पत्थर की चक्की पर मिट्टी से मटके बना रहा था। ये उपाय भी कोई काम नहीं आया। पता नहीं जीवन में कब संतान की खुशियाँ आएंगी। तभी एक जवान सुंदर लड़का आता है, जिसने पुराने मैले कपड़े पहने हुए थे। सुनिए, क्या आप ही हैं जो मिट्टी के मटके और वस्तुएं बनाते हैं? हाँ हाँ, मेरा नाम नीलेश है, पर तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम दीपक है। मैं पास के गांव से आया हूँ। मुझे अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनवानी है। क्या आप मेरे जैसी दिखने वाली एक मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं क्या? मैं आपको इसके बदले में काफी सारा धन दूंगा। ये सुनकर शांति और नीलेश दंग रह जाते हैं। मिट्टी की मूर्ति? पर बेटा, तुम्हें क्यों अपनी मूर्ति बनवानी है? ये मेरा शौक है, इसलिए। ठीक है बेटा, पर बेटा इस काम में ना 8 दिन का समय लगेगा, चलेगा ना? तभी नीलेश दीपक को चारों ओर से बारीकी से देखता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मूर्ति बन जाएगी, तुम परेशान मत हो, ठीक है। तभी दीपक नीलेश को एक लाल छोटी पोटली देता है, जिसमें कई सारे सोने के सिक्के थे। ये देखकर नीलेश और शांति के होश उड़ गए।
आप मेरी मूर्ति बनाइए, मैं आपको इससे भी काफी ज्यादा धन दूंगा। हाँ ठीक है। इतना कहकर दीपक वहाँ से चला गया। अरे ए शांति, कहीं ये सपना तो नहीं है ना? सोच के देखो, एक मूर्ति बनाने के लिए वो लड़का हमें इतना सारा धन दे गया। देखो तो। अब 8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद नीलेश हूबहू एक जीवित इंसान की तरह उस दीपक की मिट्टी की मूर्ति बना देता है। उस मूर्ति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मिट्टी की मूर्ति है। ऐसा लग रहा था जैसे दीपक साक्षात सामने खड़ा हो। रात का समय, शांति और नीलेश दीपक की मूर्ति के सामने खड़े थे। हाँ। देखो शांति, इतने दिनों की हमारी मेहनत आखिरकार रंग ले ही आई। हमने हूबहू उस दीपक की तरह दिखने वाली मिट्टी की ये मूर्ति बना ही डाली। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना? मूर्ति तो बन गई, पर वो लड़का अब तक इसे लेने क्यों नहीं आया? आ जाएगा, आ जाएगा। आज नहीं आया तो शायद कल आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ शांति, चलो अब कल ये लड़का मूर्ति लेने आएगा। अब सो जाते हैं। चलो। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात का समय दीपक नीलेश के घर आता है। नीलेश ने मेरी मूर्ति बना ली है। चलो अब अपना कार्य शुरू करते हैं। सामने नीलेश के घर का दरवाजा बंद था। तभी दीपक दरवाजा खोले बिना दरवाजे के आर पार होकर सीधे घर के अंदर चला आता है और अपनी मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है। नीलेश और शांति गहरी नींद में सोए हुए थे। वाह 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 नीलेश। क्या मूर्ति बनाई है तुमने मेरी, कमाल कमाल। तभी दीपक उस मूर्ति के अंदर घुस जाता है और उस मूर्ति में जान आ जाती है और वो इंसानों की तरह चलते हुए घर से बाहर आती है। अब समय आ चुका है अपने हत्यारों से बदला लेने का। तभी दीपक वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद दीपक एक नगर में एक बड़े से राजमहल के बाहर आता है, जहाँ महल के बाहर कई सारे सैनिक खड़े हुए थे। जब सैनिक दीपक को देखते हैं, अरे राजकुमार जी, आप जिंदा हैं? दीपक एक राजकुमार है। विक्रम कहाँ है ये बताओ। आपके जाने के बाद सबको लगा था कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। फिर अचानक एक दिन राजा साहब की भी मृत्यु हो गई। तब से राजकुमार विक्रम जी इस राज्य के राजा बन चुके हैं। किसी को भी मेरे बारे में बताना मत कि मैं जिंदा हूँ, समझ गए? हाँ 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 जी राजकुमार। राजा विक्रम जी इस नगर के निवासियों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। वो नगर वासियों से उनकी संपत्ति छीनते जा रहे हैं। पर बस अब आप आ गए हैं तो किसी तरह से राजा साहब को रोकिए राजकुमार जी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम विक्रम को ऐसा करने नहीं देंगे, चिंता मत करो। अब भोला मेरी बात ध्यान से सुनो। राजकुमार दीपक भोला को कुछ बताता है। समझ गया राजकुमार जी। मैं अभी जाकर सारे सैनिकों को गहरी नींद में सुला देता हूँ। तभी सैनिक भोला एक मिठाई के डिब्बे में बेहोशी की दवाई मिलाता है और वो सारी मिठाई सैनिकों को खिलाता है, जिसके बाद सारे सैनिक गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी राजकुमार दीपक महल के अंदर आता है और राजा विक्रम के कमरे में जाता है। राजा विक्रम और कोई नहीं, राजकुमार दीपक का छोटा भाई है, जो अब इस राज्य का राजा है। राजा विक्रम गहरी नींद में सोया हुआ था। शर्म आती है हमें कि विक्रम हमारे भाई हैं। तभी राजकुमार दीपक विक्रम की तिजोरी के पास आता है और विक्रम की बड़ी सी तिजोरी में रखा सारा शाही खजाना बाहर निकाल लेता है और वो सब लेकर नीलेश के घर आता है और सारा खजाना नीलेश के घर में रख देता है।
हाँ, ये तो केवल शुरुआत है विक्रम। अब आगे आगे देखो, हम तुम्हें कैसे बर्बाद कर देंगे। फिर राजकुमार दीपक वहाँ से चला जाता है। उसकी मूर्ति वहीं नीलेश के घर के कोने में खड़ी थी। अगले दिन सवेरे शांति और नीलेश जब नींद से जागते हैं तो घर में इतना सारा खजाना देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हैं? अरे बाप रे बाप, इतना सारा खजाना कहाँ से आया? तभी नीलेश को उस खजाने पर एक चिट्ठी दिखाई देती है तो नीलेश उसे उठाकर पढ़ता है। नीलेश, मैं जानता हूँ कि तुम इस खजाने को देखकर हैरान हो जाओगे। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। बस तुम्हें इस खजाने को छुपाना है और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी पत्नी को खत्म कर दूंगा। बाप रे बाप। ये पढ़कर नीलेश और शांति घबरा जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अब ये कौन सी नई आफत आ गई है हम पर? क्यों शांति, देख रही हो? आपने पढ़ा नहीं? हमें इस खजाने को छुपाना होगा। तभी दोनों घर के अंदर गड्ढा करके वो सारा खजाना जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। इधर राजा विक्रम अपने महल में। किसने चुराया हमारा शाही खजाना? पता नहीं महाराज, हम सब तो रात भर महल में पहरेदारी ही कर रहे थे। अरे तो फिर हमारे जीवन की सारी जमा पूंजी, सारा खजाना गया कहाँ? उस खजाने को ढूंढिए, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ढूंढो उसे। तभी सारे सैनिक पूरे नगर में फैल जाते हैं और राजा के उस खजाने को तलाश करते हैं, पर उन्हें वो खजाना कहीं नहीं मिलता। रात का समय राजा विक्रम अपने तख्त पर बैठा था। हाँ महाराज, हमारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची और अब तो नगर वासियों के पास भी कुछ नहीं बचा। अब हम करें तो करें क्या महाराज, हम तो कंगाल हो गए। नहीं 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 नहीं, हम ऐसे बर्बाद नहीं हो सकते मंत्री जी। नगर वासियों से कह देना कि अब उनकी फसलों पर राजा विक्रम का अधिकार होगा और जो हमसे दगाबाजी करेगा उसे हम दर्दनाक मौत देंगे। जाओ, ऐलान करवा दो। तभी मंत्री नगर में आता है और सारे गांव के निवासियों तक ये संदेश पहुंचाता है। आधी रात का समय राजकुमार दीपक फिर से नीलेश के घर आता है और अपनी मूर्ति में घुसकर घर से बाहर आता है और अपने नगर में आकर सारे खेतों की फसल काट कर ले जाता है। अगले दिन सवेरे नीलेश और शांति जब नींद से जागते हैं तो उन्होंने देखा दीपक की मूर्ति के पास 5 बड़े पैसों के थैले पड़े थे और उन पर एक चिट्ठी थी। नीलेश, इन पैसों को भी छुपा दो और इसके बारे में भी किसी को मत बताना है। जी, ये सब क्या हो रहा है? मुद्दे की बात तो ये है शांति कि ये सब रात ही के समय हो रहा है। एक काम करना होगा, हमें रात में जागकर नजर रखना होगा कि ये सब कर कौन रहा है। अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कैसे कैसे? अचानक से नगर के सारे खेतों की फसल कैसे गायब हो गई? कैसे मंत्री जी? अब यही बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही महाराज कि अचानक से एक कई रात में इतने सारे खेतों की फसल गायब हो गई। ना किसी ने देखा ना सुना। अरे जिसने भी ये फसल चुराई है उसने सारी फसल कहीं ना कहीं तो बेची होगी ना। मंत्री जी, पूरे राज्य में जाकर ये पता कीजिए कि आज सबसे ज्यादा मात्रा में फसल किसने और किसे बेची है। जाइए। रात का समय मंत्री महल में आता है। क्या हुआ मंत्री जी, कुछ पता चला? महाराज, एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर है। अरे क्या बात है? स्पष्ट रूप से बताइए, क्या हुआ? बात यह है कि पास के नगर में एक कारखाने में हमारे नगर के सारे खेतों की फसल बेची गई है और वो फसल
राजकुमार दीपक जी ने बेची है। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या? राजकुमार दीपक? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। महाराज, राजकुमार दीपक को मरे हुए 5 साल बीत चुके हैं। वही तो कि फिर वो कैसे? इधर राजकुमार दीपक नीलेश और शांति के सामने खड़ा था। नीलेश, हम इस राज्य के राजा राजा बलराम के बेटे राजकुमार दीपक हैं और ये खजाना पैसा हम ही यहाँ लेकर आए थे। बात यह है कि आज से 5 साल पहले हमारे पिताश्री हमें राजा बनाना चाहते थे और ये बात हमारे छोटे भाई विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने धोखे से हमें जान से मारकर हमारे पिताश्री को भी मार दिया और फिर स्वयं इस राज्य के राजा बनकर वो नगरवासियों पर जुल्म कर रहे हैं। हम तो केवल एक आत्मा है, इसीलिए हम चीजों को छू नहीं सकते, पर हाँ, तुम्हारी बनाई इस मूर्ति की वजह से हम चीजों को छू कर विक्रम से बदला लेने में कामयाब हो रहे हैं। हम विक्रम का अंत करने जा रहे हैं। तुम ये सारा खजाना और पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तभी दीपक अपने महल में आता है, जहाँ सामने राजा विक्रम खड़ा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? अरे एक मरा हुआ इंसान जीवित कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है विक्रम। अब हम तुम्हें और मासूम लोगों के जीवन के साथ हरगिज नहीं खेलने देंगे। तभी राजकुमार दीपक राजा विक्रम की गर्दन पकड़ लेता है और उसे हवा में उड़ाकर वहां से दूर एक खाई के पास लेकर आता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हम आपके छोटे भाई हैं। हमें मत मारिए, हमें मत मारिए। हम पर रहम कीजिए, हम पर रहम कीजिए। रहम? तुमने हमारे साथ जो किया उसके लिए तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, परंतु तुमने हमारे पिताश्री के साथ जो किया उसके लिए हम तुम्हें कतई माफ नहीं करेंगे, हरगिज नहीं। और तभी राजकुमार दीपक विक्रम को उस गहरी खाई में फेंक देता है, जिसके बाद विक्रम की मौत हो जाती है और राजकुमार दीपक की आत्मा को शांति मिल जाती है। उसके बाद नीलेश और शांति उस गांव से दूर एक गांव में आते हैं और 2 गरीब बच्चों को गोद लेकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। और इधर मंत्री राजा की सारी संपत्ति बेचकर उसे नगरवासियों में दान कर देता है। अरे बड़ी माँ, आपने इस ताज को लाने का खुद कष्ट क्यों किया? किसी दासी से भिजवा देती। अरे ऐसे कैसे? हम तो तुम्हें अपने हाथों से इस ताज को पहनाने आए हैं। लो, पहनो इसे। वर्षा ये कहकर उस ताज को देविका को पहनाती है, जिससे वो अचानक से गायब हो जाती है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? हमने तुझे पाताल लोक भेजने के लिए इस मायावी ताज को तुझे पहनाया है। अब तू जाएगी पाताल लोक और मेरी बेटी बनेगी इस राज्य की रानी। वो दोनों माँ बेटी हंसते हुए वहाँ से चली गईं और राजकुमारी देविका अपने सर पर सजे ताज के जरिए धरती लोक से गायब हो गई। राजा वीर सिंह की 2 रानियां थीं और इन दोनों से उन्हें एक एक पुत्रियां थीं। एक दिन महल के कक्ष में रानी सुनैना ने राजा से कहा, महाराज, मैं अब रानी रीटा के साथ इस महल में नहीं रह सकती। आप इन्हें यहाँ से ले जाएं। ये आप क्या कह रही हैं रानी सुनैना? भला उन्हें मैं कहाँ भेज दूं? कहीं भी, क्योंकि ये महल मेरा और मेरी बेटी का है। इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। जी नहीं रानी सुनैना, जितना ये महल आपका है उतना ही उनका भी है। राजा ये कहकर वहाँ से चले गए। तब रानी सुनैना गुस्से में चाकू लेकर रानी रीटा से कहती हैं,
सुन, अगर तू अपनी बेटी की जिंदगी चाहती है तो यहाँ से चली जा, वरना मैं तेरी इस बेटी को अभी जान से मार डालूंगी। नहीं रानी सुनैना, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। ठीक है, तो अभी इसी समय यहाँ से अपनी बेटी को लेकर हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जा और कभी वापस मत आना। ठीक है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। रानी रीटा ये कहकर वहाँ से रोती हुई अपनी मासूम बच्ची को लेकर चली गई। उनके जाने के बाद रानी सुनैना राजा के पास बगीचे में आकर कहती है, महाराज, आपकी वो चहेती पत्नी रीटा मेरे सारे गहने लेकर यहाँ से भाग गई है। ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? जी ये देखिए, उसने ये खत आपके लिए छोड़ा है, जिसमें साफ लिखा है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो अपनी बेटी देविका को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है। रानी सुनैना की बात सुनकर राजा बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। महल से दूर एक जंगल में रानी रीटा अपनी बेटी देविका के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी और ऐसे ही 15 वर्ष गुजर गए। एक दिन रीटा देविका से कहती है, पुत्री देविका, आप कहाँ जा रही हैं? माँ, मैं मोती हिरण के साथ खेलने जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन ध्यान से जाना और मोती का भी ख्याल रखना। हाँ माँ, ठीक है, चलो मोती। और फिर वो दोनों जंगल में जाकर खेलने लगी। अचानक वहाँ पर राजा वीर के साथ शिकार पर आई राजकुमारी वर्षा उस मोती हिरण का शिकार करती है, जिसे देख देविका रोने लगती है। तुमने मेरे मोती को मार दिया, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें जरा भी इस मासूम पर तरस नहीं आया? बंद करो अपना ये रोना धोना, और वैसे भी ये जानवर होते ही हैं हमारे शिकार के लिए। तुम्हें किसने हक दिया है किसी मासूम की जान लेने का? दुष्ट कन्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अभी राजकुमारी वर्षा कुछ और बोलती कि उससे पहले राजा बोले, हाँ, आप मेरी पुत्री देविका है ना? मेरी और रानी रीटा की बेटी? जी पिताजी, आपने मुझे पहचान लिया? हाँ, मैं अपनी बेटी को कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारी उस धोखेबाज माँ ने तुम्हें इतने सालों तक हमसे दूर रखा, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया मेरी पुत्री, पहचान लिया। नहीं पिताजी, मेरी माँ धोखेबाज नहीं है, बल्कि बड़ी माँ ने मेरी माँ को महल से निकाला था। तभी रीटा भी वहाँ आ गई और फिर रानी रीटा राजा को सारा सच बताती है, जिसे सुनकर वो उन दोनों को अपने साथ महल ले आते हैं, जहाँ राजा रानी सुनैना से गुस्से से कहते हैं, रानी सुनैना, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। आपने रानी रीटा के साथ जो किया, अब उसके बदले में हम हमारे राज्य की अगली रानी राजकुमारी देविका को घोषित करते हैं, और अब ये शाही ताज इनका है। पिताजी, बड़ी मैं हूँ तो मैं रानी बनूंगी, देविका नहीं। हाँ, आप बड़ी हैं, लेकिन आपकी माँ ने इन दोनों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। इसीलिए मेरा इंसाफ ये कहता है कि इन्हें इनका सब कुछ वापस हमें लौटा देना चाहिए। इसीलिए आज से ये सब इनका है। राजा ये कहकर वहाँ से चले गए, जबकि वो दोनों माँ बेटी गुस्से से तुरंत तांत्रिक दक्ष के पास जाती है। ओम नमो नभे, ओम नमो नभे। तांत्रिक दक्ष, हमारी मदद कीजिए। अरे राजकुमारी सुनैना, आप यहाँ? और बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रानी सुनैना तांत्रिक दक्ष के पूछने पर उसे सब बताती है, जिसे सुनकर वो अपने जादू से ताज बनाकर उनसे कहता है, रानी सुनैना, ये काली शक्तियों से बना
मायावी ताज है जिसे पहनते ही राजकुमारी देविका इस धरती से मिटकर हमेशा के लिए पाताल लोक चली जाएंगी और कभी वापस नहीं आएंगी। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। अब मैं चलती हूँ। उस देविका को हमेशा के लिए पाताल लोक भी भेजना है। और फिर रानी सुनैना और राजकुमारी वर्षा उस तांत्रिक से मायावी ताज को लेकर महल के पीछे झील किनारे जाती हैं, जहाँ राजकुमारी देविका बैठी होती है। अरे बड़ी माँ, आप आइए, हमारे साथ यहाँ बैठिए। नहीं, हम बैठने नहीं, बस तुम्हें तुम्हारी अमानत देने आए थे। कैसी अमानत बड़ी माँ? तुम्हारा ये ताज लो, इसे पहन लो। ये शाही ताज तुम्हारे सर पर अच्छा लगता है। और फिर वो दोनों उस ताज को राजकुमारी देविका को पहनाती हैं। उस ताज के पहनते ही धीरे धीरे जादू का असर होने लगता है। अरे बड़ी माँ, आप लोगों ने इतना कष्ट क्यों किया? मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में ये चुभन कैसी? मेरा पैर, मेरे हाथ। बड़ी माँ, वर्षा, ये क्या किया है आप दोनों ने? हम तुझे मौत से भी बदतर सजा देने आए थे, इसलिए अब तू मरेगी उस पाताल लोक में और मैं बनूंगी इस राज्य की असल रानी। और मैं पिताजी से ये कह दूंगी कि तू अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। और फिर राजकुमारी उस ताज के जादू से धरती से धीरे धीरे मिटती हुई पाताल लोक की गहराइयों में पहुंची, जहां उन्हें एक बंदर नुमा बकरी दिखाई दी। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये कौन सी दुनिया है? ये पाताल लोक है सुंदरी। अरे तुम कौन हो? और ये तुम्हारा चेहरा तो बकरी का है, मगर शरीर बंदर का क्यों है? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि मुझ पर श्राप है। लेकिन आप कौन हैं और यहाँ कैसे आई? शौर्य के पूछने पर राजकुमारी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो कहती है, अच्छा, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आपके अपनों ने ही आपके साथ छल किया। हाँ, लेकिन तुम्हें किसने श्राप देकर आधा बंदर आधी बकरी बनाया है? ये एक रहस्य है, लेकिन जब आप मेरी मदद करेंगी तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा और हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बताओ, मुझे क्या करना होगा? आपको मौत के कुएं में जाकर वहाँ से मेरे लिए गुलाबी कमल के फूल को उस कालिया जिन से बचकर हासिल करना होगा, जिससे मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। मगर मैं अकेले उस मौत के कुएं में कैसे जाऊंगी? ये परीक्षा हिम्मत की है और राजकुमारी को डर शोभा नहीं देता, और वैसे भी डर के आगे जीत है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ये करना ही होगा। और फिर देविका हिम्मत करके मौत के कुएं में जैसे ही जाने का सोचती है, उसकी नजर सोते हुए कालिया जिन्न पर पड़ती है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो बहुत भयानक आग लगी है। अगर मैं इसमें गई तो जलकर मर जाऊंगी। अगर वो जिन्न नींद से जाग गया तो वो मुझे मार डालेगा। राजकुमारी, मेरी बात याद रखिए, डर के आगे जीत है। आप ये कर सकती हैं। हाँ, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। राजकुमारी देविका ये कहकर उस मौत के कुएं में जैसे ही कूदती है, वैसे ही बकरी के इशारे पर वहां लगी सारी आग बुझ जाती है। अरे, ये आग तो बुझ गई है। अब मैं उस फूल को ढूंढती हूँ। देविका आगे जाती है। वहाँ उसे चारों ओर बड़े बड़े भयानक कांटे दिखाई देते हैं। अरे, ये क्या? ये कांटेदार रास्ता कैसे यहाँ आ गया अचानक? अब मैं इन्हें कैसे पार करूँगी? राजकुमारी, आप ये कर सकती हैं, कर सकती हैं आप। और फिर राजकुमारी जैसे ही हिम्मत करके उस कांटे भरे रास्ते पर पहला कदम रखती है
कि बकरी के जादू से वहाँ मौजूद सारे कांटे खत्म हो जाते हैं और सामने देविका को वो गुलाबी कमल का फूल दिखाई देता है। राजकुमारी जल्दी, इससे पहले वो जिन नींद से जाग जाए, जल्दी। और फिर जैसे ही देविका उस फूल को लेने के लिए आगे बढ़ी कि अचानक वो खतरनाक जिन अपनी नींद से जाग गया और गुस्से में उसने कहा, देखो मैं बस ये फूल लेने आई हूँ और लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा, तो शौर्य तूने इसे फूल लेने के लिए भेजा है? लगता है तू भूल गया कि मैं कौन हूँ। राजकुमारी जल्दी से उस फूल को तोड़कर मेरे तरफ फेंकिए। हाँ ये लो। और फिर देविका जल्दी से उस फूल को उस बकरी की तरफ फेंकती है, जिससे वो अपने असल राजकुमार के रूप में आ जाता है। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। मारोगे तो तब ना जब तुम बचोगे। और फिर राजकुमार शौर्य ये कहकर अपनी जादुई तलवार से उस जिन्न पर वार करते हैं, जिससे वो जिन्न खत्म हो जाता है और उस जिन्न के मरते ही पाताल लोक खत्म हो जाता है और वो दोनों फिर से धरती लोक पहुंच जाते हैं। अरे राजकुमार शौर्य, मैं अपने पिताजी के पास वापस आ गई। क्या यही था वो जिसके साथ तुम भागी थी? नहीं पिताजी, ये झूठ है। महाराज, राजकुमारी देविका सच कह रही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको अभी सब कुछ दिखाता हूँ। और फिर राजकुमार शौर्य ये कहकर उस अपनी जादुई तलवार से उन्हें सारा दृश्य दिखाते हैं, जिसे देखकर राजा के सामने उनकी पत्नी और पुत्री की सच्चाई आ जाती है। ओह, आपने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। सैनिकों, इन दोनों को कैद कर दो। और रही बात देविका, तो पुत्री, हम आपका विवाह राजकुमार शौर्य से करेंगे और आप ही हमेशा हमारे राज्य की रानी रहेंगी। और फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से उन दोनों का विवाह हो जाता है और वो दोनों खुशी से साथ रहने लगते हैं।